कोबी ब्रायंट हेलीकॉप्टर क्रैश की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ पायलट की ही थी। प्रोफेसर ऑफ हाउ को फॉलो करके 3D एनिमेशन की मदद से समझो कि ये साल 2020 के इंडिया के रिपब्लिक डे की ही बात थी, जब 26 जनवरी को अमेरिका में कोबी ब्रायंट अपनी बेटी और 7 लोगों के साथ प्राइवेट चार्टर्ड हेलीकॉप्टर में अपने घर से मांबा स्पोर्ट्स अकेडमी जा रहे थे। सर्दियों का टाइम था, इसलिए लॉस एंजलिस के कैलाबासिस हिल्स एरिया में धुंध काफी ज्यादा थी। विजिबिलिटी इतनी कम थी कि 10 मीटर के आगे कुछ भी दिखाई ही नहीं दे रहा था। पायलट को इस कंडीशन में हेलीकॉप्टर उड़ाने का रिस्क लेना ही नहीं चाहिए था। इसके बावजूद पायलट ने फ्लाइट कंटिन्यू की, क्योंकि उसे स्पेशल VFR क्लियरेंस मिल गया था। स्पेशल VFR क्लियरेंस का मतलब है कि वेदर खराब होने के बाद भी स्पेशल परमिशन से फ्लाई कर सकते हो, बस ATC के कांटेक्ट में रहना पड़ता है। जब हेलीकॉप्टर डेंस फॉग में घुसा, पायलट ने बोला क्लाइंबिंग टू अवॉइड क्लाउड लेयर, मतलब वो फॉग के ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन स्पेशल डिसओरिएंटेशन हो गया। फॉग में डायरेक्शन और हाइट का सेंस खराब हो जाता है। पायलट को लगा वो ऊपर जा रहा है, लेकिन असल में हेलीकॉप्टर नीचे गिर रहा था। रिजल्ट ये निकला कि हेलीकॉप्टर पहाड़ी से टकरा गया और 1700 फीट की हाइट पे क्रैश कर गया। सभी 9 लोग मर गए। बाद में जब NTSB यानी कि नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड ने ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन किया, तो पायलट की गलती और बैड वेदर को ही कॉज बताया। उन्होंने ये भी बोला कि हेलीकॉप्टर अगर सिर्फ 20-30 फीट ऊपर होता तो पहाड़ी क्लियर कर लेता और कोबी ब्रायंट की जान बच सकती थी। कंपनी के पास IFR का लाइसेंस नहीं था, मतलब वो सिर्फ क्लियर वेदर में फ्लाई कर सकते थे। फॉग में लीगली फ्लाई करना अलाउड था ही नहीं। TAWS भी हेलीकॉप्टर में इंस्टॉल नहीं था, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जो वार्निंग देता है टेरन अहेड, पुल अप। ये भी एक मेजर रीजन था। इसके बाद कोबी की वाइफ ने आइलैंड एक्सप्रेस हेलीकॉप्टर्स पर लॉ सूट फाइल कर दिया।